टेलीडॉजर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं चंद्रयान 3 को सफलपूर्वक लॉन्च कर दिया गया फैट बॉय द्वारा। अब इस फैट बॉय को ना कंफ्यूज मत कर देना फैटमैन के साथ। फैटमैन एक परमाणु बम था जिसके द्वारा यूएसए ने हमला किया जापान पे। फैटमैन का फैट बॉय के साथ कोई लेना देना नहीं। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया GSLV Mark 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से। इसी व्हीकल का निकनेम है फैट बॉय। इसे लॉन्च किया गया जुलाई 14, 2023 में और ये पहुंच जाएगा चांद की धरती तक अगस्त 23 में, यानी लगभग 1 महीने के अंतराल में। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफलपूर्वक समाप्त हुआ तो भारत चौथा देश बन जाएगा यूएस, चाइना और रशिया के बाद टू लैंड इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान 3 लगभग 3 लाख किलोमीटर कवर करेगा चांद तक पहुंचने के लिए। अब जरा चंद्रयान का इतिहास और चंद्रयान प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 1 पहला लूनर प्रोब था जिसको 2008 अक्टूबर 22, 2008 में लॉन्च किया गया था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की लूनर सॉइल में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अमंग इट्स मेनी अचीवमेंट्स was the discovery of widespread presence of water molecules in lunar soil. चंद्रयान 1 का उद्घाटन किया गया था 15 अगस्त 2023 ने और ये किया था पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने। चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 386 करोड़ या $48 मिलियन, जो लगभग 5 करोड़ मिलियन डॉलर्स बनते हैं। चंद्रयान 1 के सफल पूर्वक लैंडिंग के बाद इसरो 5वीं नेशनल स्पेस एजेंसी बन गई टू रीच द लूनर सरफेस। इसके पहले ये काम करके दिखाया था सोवियत यूनियन ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जापान ने और ESA मेंबर स्टेट्स ने। ESA माने यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा एक मिनट, अभी अभी मैंने जो आर्टिकल दिखाया था उसमें ये लिखा गया था कि चंद्रयान 3 एक बार सफलपूर्वक समाप्त हो गया तो उसके बाद भारत चौथा देश बन जाएगा टू रीच द लूनर सरफेस। परंतु यहाँ पर तो ये लिखा गया है कि भारत 2008 में ही 5वां देश बन गया था टू रीच द लूनर सरफेस। देखिए ये दोनों उपलब्धियां अलग है। 2008 में चंद्रयान 1 ने जो उपलब्धि अर्जित की थी वो थी लूनर सरफेस पे लैंड करने की उपलब्धि, और 2023 में चंद्रयान 3 ये प्रयास कर रहा है कि वो फार साइड ऑफ द मून एक्सप्लोर करे। फार साइड ऑफ द मून की एक्सप्लोरेशन की उपलब्धि और लूनर सरफेस पे लैंड करने की उपलब्धि, ये दोनों अलग अलग उपलब्धियां हैं। अच्छा, अब ये फार साइड ऑफ द मून क्या होता है? The far side of the moon is the lunar hemisphere that always faces away from the earth. अच्छा, ये हेमिस्फीयर क्या होता है? देखो, चांद, धरती या कोई और भी ग्रह, वो बेसिकली एक स्फीयर होता है, एक स्फीरॉइड होता है, और किसी भी स्फीरॉइड के दो भाग होते हैं। उन भागों को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो क्योंकि चांद टाइडली लॉक्ड है धरती के साथ, जब भी आप चांद की ओर देखोगे आपको केवल चांद का एक हेमिस्फीयर दिखाई देगा, आपको दूसरा हेमिस्फीयर कभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कभी भी धरती की तरफ फेस नहीं करेगा, वो हमेशा धरती की ऑपोजिट फेस करेगा। तो उस ऑपोजिट फेसिंग हेमिस्फीयर को हम फार साइड ऑफ द मून या डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। और चंद्रयान 3 का यही लक्ष्य है कि वो लैंड करने के बाद डार्क साइड ऑफ द मून या फार साइड ऑफ द मून एक्सप्लोर करे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब तक केवल 4 देश हैं जिन्होंने फार साइड ऑफ द मून एक्सप्लोर किया है। सबसे पहले लूना 3 बाय द सोवियत यूनियन, उसके बाद किया अपोलो 8 ने यूएसए की तरफ से, और लेटेस्ट इंक्लूजन इस लिस्ट में चाइना का चांगी 4 स्पेसक्राफ्ट। इसने ये किया था 3 जनवरी 2019 में। और अगर चंद्रयान 3 सफल हो गया तो भारत चौथा देश बनेगा टू एक्सप्लोर द फार साइड ऑफ द मून। अब चंद्रयान 3 पे वापस आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई पे और ये लूनर साउथ पोल पे पहुंच जाएगा 23 अगस्त तक। अच्छा, ये पहुंच के क्या करेगा चंद्रयान 3? तो देखिए ये गप्पे मारेगा चंद्रयान 1 के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और भी गंभीर मिशन है इसके पास। तो इसका जो सबसे मुख्य लक्ष्य है वो है इनसाइट ऑब्जर्वेशन एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मटेरियल्स अवेलेबल on the lunar surface to better understand composition of the moon. तो बेसिकली चंद्रयान 3 क्या करना चाहता है? वो पढ़ना चाहता है, वो पता लगाना चाहता है चांद की टोपोलॉजी, जियोलॉजी के बारे में, कि उसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और कितनी मात्रा में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 का टोटल कॉस्ट निकल के आया 615 करोड़, जो आज के समय में यानी 2023 में
721 करोड़ रुपए के बराबर है, या यूएसडी 90 मिलियन। तो 90 मिलियन डॉलर्स होते हैं 9 करोड़ यूएस डॉलर्स। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रबल प्रश्न उठता है, भारत जैसा देश इतना सारा पैसा खर्च क्यों कर रहा है चंद्रयान पे? मतलब चांद तक पहुंचने की इतनी जल्दी क्या है? चांद में ऐसा है क्या? हम सब चांद तक पहुंचना क्यों चाहते हैं और वहां जाके करना क्या चाहते हैं? वहां जाके ये पता लगाना है कि चांद की टोपोग्राफी क्या है, कितने मिनरल्स हैं, कितनी क्वांटिटी में है, ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो भी भारत जैसे देश के लिए? तो देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मानव जाति का भविष्य। तो यहाँ पे मैं एक कोट शेयर करना चाहता हूँ इंटरस्टेलर मूवी से। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो उसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है और ये आपको एक आइडिया देगी कि मानव जाति का भविष्य क्या है। मैनकाइंड वॉज बॉर्न ऑन अर्थ, इट वॉज नेवर मेंट टू डाई हियर। ये इंटरस्टेलर का एक कोट है और इसका मैं अगर अनुवाद करूं, मानव जाति का जन्म तो धरती पे हुआ, परंतु ये अवश्य नहीं है कि मानव जाति की मृत्यु भी धरती पे हो। अच्छा, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ? विज्ञान ने अनुमान लगाया है कि मानव जाति का समय धरती पे सीमित है। आने वाले समय में सूर्यमंडल में ऐसा परिवर्तन होगा कि धरती का जो बायोस्फीयर है, जो हैबिटेट है, उसका इस प्रकार से विनाश हुआ कि किसी भी जीव जंतु के लिए धरती पे रहना असंभव हो जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं व्हेन विल द सन डाई। तो आपको बता देता हूँ, लगभग 5 बिलियन वर्ष में। 5 बिलियन वर्ष माने 500 करोड़ वर्ष। अच्छा, और ये होगा क्यों? तो देखिए, इन अबाउट 5 बिलियन ईयर्स, लगभग 500 करोड़ वर्ष में, द सन विल रन आउट ऑफ हाइड्रोजन। जिनको नहीं पता उनको समझा देता हूं, सूरज चलता है न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पे और हाइड्रोजन उस न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल है। और एक बार हाइड्रोजन की कमी हो गई तो जो सूरज है वो धीरे धीरे करके बड़ा होते रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सारे इनर प्लैनेट्स को, यानी सारे अंदरूनी ग्रहों को इनगल्फ कर लेगा। जिसको नहीं पता उसमें बता देता हूँ कि अंदरूनी ग्रह में धरती भी आता है। इन सबके बीच केवल एक ही अच्छी बात है कि ये सब एक फार फ्यूचर की बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब होने में लगभग 5 बिलियन ईयर्स लगेंगे, लगभग 500 करोड़ वर्ष। परंतु ये निश्चित है कि ऐसा होगा। अच्छा, तो एज अ ह्यूमन रेस, मानव जाति के नाम हम कर क्या रहे हैं इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए? तो देखिए, एक योजना है कल्पना 1 के नाम से, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो ये जो कल्पना 1 जो नाम है वो कल्पना चावला पे आधारित है। आपको पता होगा कि भारत में जन्मित एक एस्ट्रोनॉट है, बॉर्न इन इंडिया। शी वॉज वन ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स किल्ड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर। इन पे आधारित एक स्पेस सेटलमेंट योजना बनाई गई जिसका नाम है कल्पना 1। और उसका बेसिकली काम ये होगा कि एक हैबिटेट होगा, एक ह्यूमन रेजिडेंशियल हैबिटेट, जहां पे मानव जाति रह सकेगी। और ये हैबिटेट आउटर स्पेस में, यानी गगन में, एज अ इंडिपेंडेंट हैबिटेट, एज अ इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम रहेगा। आप यहाँ पे उसके पिक्चर्स देख सकते हैं। ये उसका एक्सटीरियर व्यू है और ये उसका इंटीरियर व्यू है। बेसिकली एक सिलेंडर की तरह है और इसका प्रमुख लक्ष्य ये है कि धरती के अलावा ये एक हैबिटेट प्रोवाइड कर सके ह्यूमंस को रहने के लिए। अच्छा, तो कि हम सब स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमें एक नया हैबिटेट बनाना है धरती के अलावा? तो नहीं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेसिफिकली लूनर एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे लाभ है और उनमें से एक है डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स ऑन द लूनर सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मून माइन। चांद की धरती में बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका उपयोग हो सकता है आउटर स्पेस में एज वेल एज धरती में भी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बहुत सारे मेटल्स हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं धरती पे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं चांद पे या कहीं और स्पेस में। वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि सब कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिकॉन भी देख सकते हैं। आपको पता होगा कि सिलिकॉन का कितना भारी प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने में। इसके अलावा चांद का प्रयोग हो सकता है एज अ ट्रांसशिपमेंट हब। अच्छा, मैं किस प्रकार की ट्रांसशिपमेंट हब की बात कर रहा हूँ? मैं इंटर स्पेस ट्रैवल ट्रांसशिपमेंट हब की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको धरती से मंगल ग्रह जाना है तो आप चांद को एक स्टॉप की तरह यूज करेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक रियल वर्ल्ड उदाहरण। अगर आपको कार्गो भेजना है रोम से बीजिंग तक, तो बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि वो कार्गो डायरेक्टली रोम से सीधा बीजिंग चली जाएगी। वो बहुत बार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पे स्टॉप मारेगी। वो प्राइमरीली होगा रिफ्यूलिंग के लिए। और बहुत सारे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गया, जेडा पोर्ट हो गया, कैरो पोर्ट हो गया, जिनका मुख्य काम ही यही है
शिप्स को जगह देना और शिप्स की रिफ्यूलिंग करवाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर अ पायलटेड मिशन टू मार्स फ्यूलिंग अप ऑन द मून कुड स्ट्रीमलाइन कार्गो बाय 68%। ये एक नासा का आर्टिकल है, मून टू मार्स, जहां पे ये बताया गया कि कैसे मून एक्सप्लोरेशन या मून पे हैबिटेट बनाना एक लर्निंग कर्व प्रोवाइड कर सकता है मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून एंड मार्स इज इंटरट्वाइंड। द मून प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट न्यू टूल्स, instruments and equipment that could be used on Mars, including human habitat, life support system, and technologies and practices that could help us build self-sustaining outposts away from Earth. तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे चांद की एक्सप्लोरेशन, चांद पे एक्सपेरिमेंटेशन सहायता कर सकता है इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में, स्पेसिफिकली मार्स के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर भारत को वर्ल्ड डोमिनेशन रेस में बरकरार रहना है, या कम से कम अगर भारत को किसी और देश से डोमिनेट नहीं होना है, तो ये महत्वपूर्ण है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत और भी पैसे लगाए और भी प्रोजेक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन में करे। आपको पता होगा कि कैसे ब्रिटेन ने और बहुत सारे यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने नेवल टेक्नोलॉजी के द्वारा लगभग पूरे संसार को अपनी एक कॉलोनी बना दी थी। आप कल्पना कीजिए अगर भारत के पास उस समय एक ऐसी राइवलिंग नेवल पावर होती, तो क्या भारत को कॉलोनाइज करना इतना आसान होता? और इसका उत्तर बड़ा सरल है, नहीं होता। उसी तरह से अगर भारत स्पेस रेस में पिछड़ गई, तो आने वाले समय में भारत की डिपेंडेंस उन देशों पर बढ़ जाएगी जो स्पेस रेस में भारत के आगे हैं। इनफैक्ट ये बोला गया है कि अगली सुपर पावर या नई सुपर पावर वो होगी जो स्पेस को कंट्रोल करेगी। बिल्कुल जिस प्रकार ब्रिटेन ने नेवल रूट्स को कंट्रोल किए थे, उसी प्रकार जो देश आगे जाके स्पेस रूट्स को कंट्रोल करेगी, वो इस संसार की अगली सुपर पावर बनेगी। ऑल इन ऑल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत, स्पेसिफिकली इसरो, अपनी स्पेस सुप्रीमेसी पे और काम करे और अपनी स्पेस सुप्रीमेसी को और बढ़ाए।